यह कहानी 1972 में वियतनाम युद्ध के आखिरी दिनों में शुरू होती है। युद्ध क्षेत्र में मारे गए सैनिकों के शव चारों ओर बिखरे पड़े हैं। निक पार्कर नाम का एक अमेरिकी सैनिक जो अपनी दृष्टि खो चुका है, किसी तरह जीवित बचता है। भ्रमित और घायल निक अपने दोस्त फ्रैंक डियो को ढूंढने की कोशिश करते हुए एक घने दलदल में पहुंच जाता है। वहां वह एक जाल में फंस जाता है और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पकड़ लिया जाता है। होश में आने पर निक खुद को एक छोटे वियतनामी गांव में पाता है। उसकी उम्मीद के विपरीत ग्रामीण उसे शत्रु की तरह नहीं बल्कि सहानुभूति के साथ देखते हैं। एक स्थानीय बुजुर्ग जो उसकी क्षमताओं को पहचानता है, उसे अपने संरक्षण में ले लेता है। निक को धीरे धीरे हर्बल उपचार से ठीक किया जाता है और वह हाथ से हाथ का मुकाबला और तलवारबाजी का प्रशिक्षण प्राप्त करता है। निक अपनी अन्य इंद्रियों को विकसित करता है, विशेष रूप से सुनने की शक्ति, जो उसे अपने आसपास के खतरे को असाधारण सटीकता के साथ पहचानने में मदद करती है। 20 साल बाद निक अमेरिका लौट आता है। दृष्टिहीन होने के बावजूद वह आत्मविश्वास से भरा है और अपनी छड़ी के सहारे चलता है, जो असल में उसकी तलवार का म्यान है। एक दिन एक स्थानीय रेस्तरां में खाना खाते हुए वह कुछ गुंडों को एक महिला को परेशान करते हुए देखता है। निक अन्याय को अनदेखा नहीं करता। अपने युद्ध कौशल का इस्तेमाल करते हुए वह गुंडों को हरा देता है। दूसरी ओर फ्रैंक डियो का जीवन युद्ध के बाद बर्बाद हो चुका है। उसने लिन नाम की एक महिला से शादी की और उनका एक बेटा बिली हुआ। शुरुआती दिनों में उनका जीवन अच्छा था, लेकिन जुए की लत ने फ्रैंक का जीवन तबाह कर दिया। अपने बढ़ते कर्ज को चुकाने के लिए वह कुख्यात ड्रग लॉर्ड केविन मैक्रे के लिए एक भूमिगत रसायनज्ञ के रूप में काम करने लगता है। यह काम उसे अपराध और नशे की दुनिया में खींच लेता है, जिसके कारण उसकी शादी टूट जाती है। लिन और बिली उससे अलग हो जाते हैं। समय के साथ फ्रैंक ड्रग्स के उत्पादन में अपनी भूमिका से तंग आ जाता है। वह इस अवैध काम को छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन मैकक्रे उसे धमकाता है। मैकक्रे फ्रैंक को अपनी पत्नी और बेटे को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। इस बीच निक फ्रैंक से मिलने के इरादे से लिन के घर पहुंचता है। लिन उसे बताती है कि उसने फ्रैंक से सालों पहले तलाक ले लिया था और अब उनका कोई संपर्क नहीं है। तभी दो नकली पुलिसकर्मी दरवाजे पर दस्तक देते हैं और बिली से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। निक की विकसित इंद्रियां महसूस करती हैं कि कुछ गड़बड़ है। वह उन्हें सवालों के घेरे में लेता है, लेकिन इससे स्थिति बिगड़ जाती है। उनमें से एक गुर्गा स्लैग लिन पर हमला करता है। बिली अपनी मां की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन स्लैग उसे बेरहमी से दीवार से पटक देता है। इसके बाद स्लैग निर्दयता से लिन को गोली मार देता है। इस क्रूर कृत्य के बाद निक का आक्रोश अपनी सीमाएं तोड़ देता है। अपने अंधेपन के बावजूद उसने अपनी तलवार निकाली और तेजी से हमला किया। उसने भ्रष्ट पुलिसकर्मी को घातक सटीकता से मार गिराया और स्लैग को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि स्लैग किसी तरह बच निकलता है, जिससे भविष्य के टकराव का मंच तैयार हो जाता है। खतरा खत्म होने के बाद निक तुरंत लिन की ओर भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मरने से पहले लिन निक से बिली की देखभाल करने की विनती करती है। निक वादा करता है कि वह बिली की रक्षा करेगा। बिली को सच्चाई से बचाने के लिए निक उसे यह कहता है कि उसकी मां घर पर सुरक्षित है। वह उसे विश्वास दिलाता है कि उन्हें अपने पिता को ढूंढने के लिए नेवादा जाना होगा। वे जल्द ही बस स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। इस बीच फ्रैंक अखबार में लिन की हत्या और बिली के लापता होने की खबर पढ़ता है। उसे तुरंत शक होता है कि इसके पीछे मैकक्रे का हाथ है। अपने बेटे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फ्रैंक अनिच्छा से मैकक्रे के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वह जानता है कि यह एक और टकराव को जन्म देगा। दूसरी ओर निक और बिली की यात्रा मुश्किल शुरुआत करती है। बिली अपने नए साथी के प्रति असहज है और अक्सर निक के अंधेपन का मजाक उड़ाता है। एक रात बिली चुपके से निक का बटुआ देखने की कोशिश करता है, लेकिन निक अपनी तेज इंद्रियों से उसे पकड़ लेता है। हालांकि निक उसे रोकता नहीं है। बटुए में बिली को अपने पिता और निक की सेना के दिनों की एक पुरानी तस्वीर मिलती है। इससे उसकी जिज्ञासा बढ़ती है। वह निक से पूछता है कि उसने अपनी दृष्टि कैसे खोई, और निक फ्लैशबैक में डूब जाता है। फ्लैशबैक में निक और फ्रैंक वियतनाम में अपने आखिरी दिन का जश्न मना रहे होते हैं। तभी उनका बेस वियतनामी विद्रोहियों के हमले का शिकार हो जाता है। फ्रैंक को कवर देना था, जबकि निक दुश्मन को बेअसर करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन योजना विफल हो गई जब विद्रोहियों ने दोनों पर घात लगाई। फ्रैंक कवर की ओर भाग गया और निक दुश्मन की गोलाबारी के बीच अकेला रह गया। एक मोर्टार विस्फोट ने निक को अंधा कर दिया, लेकिन उसने कभी फ्रैंक से दुश्मनी नहीं रखी। वर्तमान में निक और बिली एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। बिली घर पर फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन निक उसे रोक देता है। अंततः निक उसे सच्चाई बताता है कि उसकी मां अब जीवित नहीं है।
इस रहस्य उद्घाटन से बिली टूट जाता है और मकई के खेतों की ओर भाग जाता है। निक उसका पीछा करता है, लेकिन वह फसलों के बीच खो जाता है। उन्हें पता नहीं होता कि स्लैग और उसके गुंडे उनका पीछा कर रहे हैं। स्लैग बिली को पकड़ लेता है और उसे खेतों के बीच एक अस्थायी झोपड़ी में ले जाता है। स्लैग के आदमी निक का शिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन निक अपनी इंद्रियों का उपयोग करके उन्हें एक एक करके खत्म कर देता है। फिर वह झोपड़ी में पहुंचता है जहां स्लैग ने बिली को बंधक बना रखा है। स्लैग शॉटगन से फायर करता है, लेकिन निक अपनी तेज श्रवण शक्ति का इस्तेमाल कर गोलियों से बचता है। वह झोपड़ी के सहायक खंभे को काटकर उसे गिरा देता है। इसके बाद वह स्लैग पर तेजी से हमला करता है और बिली को बचा लेता है। हालांकि झोपड़ी के मलबे के बीच से स्लैग बच निकलता है, क्योंकि उसने सुरक्षात्मक बनियान पहनी हुई थी। स्लैग की असफलता की खबर मैकक्रे तक पहुंचती है, जिससे वह आगबूला हो जाता है। फ्रैंक असली स्थिति से अनजान मानता है कि उसका बेटा अब भी खतरे में है। दूसरी ओर निक और बिली अपनी यात्रा जारी रखते हैं। नदी के किनारे एक शांत रात में बिली अपनी मां की मृत्यु पर शोक करने की अनुमति देता है। वह फूट फूट कर रोता है और उसका दर्द देख निक का दिल भी भारी हो जाता है। हालांकि निक अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। जैसे मोर्टार विस्फोट ने उसकी दृष्टि छीन ली थी, वैसे ही भावनाओं को व्यक्त करने की उसकी शक्ति भी कहीं खो गई थी। अगली सुबह वे एक सवारी लेकर फ्रैंक के घर पहुंचते हैं। बिली अंदर जाने से हिचकिचाता है, डरता है कि उसके पिता उसे अस्वीकार करेंगे। निक उसे समझाता है कि गलतियों को माफ करना और जीवन को एक और मौका देना जरूरी है। दरवाजे पर दस्तक देने पर फ्रैंक की साथी एनी उन्हें अंदर बुलाती है। एनी गर्मजोशी से उनका स्वागत करती है, लेकिन निक को तुरंत महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। उसकी प्रवृत्ति सही साबित होती है जब मैक्रे के दो गुंडे लाइल और टेक्टर उन पर हमला करते हैं। लाइल निक को बेहोश कर देता है और टेक्टर बिली को पकड़ लेता है। अनिच्छुक एनी की मदद से वे दोनों को एक वैन में डालते हैं और वेगास के लिए रवाना हो जाते हैं। वैन में निक होश में आता है और टेक्टर को उसकी बेंत बाहर फेंकते हुए सुनता है। वह तुरंत बिली को बेंत के गिरने का स्थान याद रखने के लिए कहता है। निक एक योजना बनाता है और बिली से पास में रखे झूठ के बोरे में आग लगाने के लिए कहता है। आग और धुएं से वैन भर जाती है, जिससे लाइल को गाड़ी रोकनी पड़ती है। मौके का फायदा उठाते हुए निक और एनी अपहरणकर्ताओं पर काबू पा लेते हैं। एनी वैन का नियंत्रण ले लेती है और वे रेनो वापस लौटने लगते हैं। रास्ते में वे निक की बेंत वापस लेने के लिए रुकते हैं। हालांकि लाइल और टेक्टर ने एक बुजुर्ग जोड़े की कार चुराकर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। अराजकता के दौरान निक गलती से एनी के चश्मे को तोड़ देता है। पीछा तेज हो जाता है, लेकिन निक अपनी सूझबूझ से पीछा करने वाली कार को सामने से आती ट्रैफिक में घुसा देता है। लाइल और टेक्टर दुर्घटना से बच जाते हैं, लेकिन निक और बिली का पता नहीं लगा पाते। एनी उन्हें अपने दोस्त कैन के आरवी में ले जाती है, जहां वे रात बिताते हैं। अगली सुबह निक अकेले मैक्रे का सामना करने और फ्रैंक को बचाने का फैसला करता है। बिली उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे अंकल कहकर बुलाता है, जो यह दर्शाता है कि बिली अब निक को अपने परिवार की तरह मानने लगा है। निक वादा करता है कि वह फ्रैंक को लेकर सुरक्षित लौटेगा। वेगास में निक मैकक्रे के कैसीनो में घुसपैठ करता है। वह सुनता है कि मैकक्रे की रिसोर्ट में एक महत्वपूर्ण ड्रग डील के बाद फ्रैंक को मारने की योजना बना रहा है। निक तुरंत कार्रवाई करता है। वह पेंट हाउस में घुसकर डिप्टी मैनेजर विंस को धमकाता है और फ्रैंक का स्थान पता करता है। विंस को बेहोश करने के बाद वह फ्रैंक से मिलता है। फ्रैंक अपने अपराध को स्वीकार करता है और वियतनाम में हुई घटनाओं के लिए माफी मांगता है। निक उसे माफ करता है और कहता है कि उसके पास शिकायतें नहीं हैं। वह फ्रैंक से आग्रह करता है कि वह अपने बेटे बिली के पास लौटे। फ्रैंक निक के साथ मिलकर ड्रग लैब को तबाह कर देता है और मैकक्रे के ऑपरेशन को तहस नहस कर देता है। वे आरवी में लौटते हैं, लेकिन वहां केन का मृत शरीर पाते हैं। उन्हें पता चलता है कि बिली और एनी का अपहरण कर लिया गया है। एक नोट में निर्देश दिया गया है कि अगर वे बिली और एनी को जीवित देखना चाहते हैं तो ड्रग्स को मैकक्रे के माउंटेन पेंट हाउस में लाएं। निक और फ्रैंक जानते हैं कि यह एक जाल है, लेकिन वे लड़ने के लिए तैयार हैं। वे खुद को अस्थायी नेपोम बमों और हथियारों से लैस करते हैं। निक और फ्रैंक केबल कार से पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, जहां मैकक्रे ने पेंट हाउस को किले में बदल दिया है। अपने सैन्य कौशल और रणनीति का उपयोग करते हुए वे रास्ते में कई गुर्गों को चुपचाप खत्म कर देते हैं। पेंट हाउस में प्रवेश करने पर वे देखते हैं कि मैकक्रे ने बिली और एनी को बंदूक की नोक पर बंधक बना रखा है। मैकक्रे उनकी योजना को भांप चुका था और पहले से तैयार था। उसने एक कुशल जापानी हत्यारे को काम पर रखा था, जो निक को रोकने के लिए सामने आता है। एक तीव्र और क्रूर तलवारबाजी का मुकाबला शुरू होता है।
निक अपनी अद्भुत सुनने की शक्ति और युद्ध कौशल का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार हत्यारे को एक चालाकी भरे हमले में पास के गर्म टब में गिरा देता है, जहां बिजली के झटके से वह मारा जाता है। लड़ाई खत्म होते ही स्लैग चुपके से अंदर आता है और निक पर गोली चला देता है, जो उसके कंधे में लगती है। अपनी सफलता पर इतराते हुए स्लैग निक के अंधेपन का मजाक उड़ाता है, लेकिन निक अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए एक सटीक थ्रो में अपनी तलवार स्लैग की ओर फेंकता है, जिससे वह वहीं ढेर हो जाता है। इस बीच मैकक्रे हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। वह फ्रैंक पर हमला करता है और दोनों के बीच बंदूक के लिए संघर्ष होता है। हाथापाई के दौरान मैकक्रे गलती से खुद को गोली मार लेता है और उसके आतंक का अंत हो जाता है। जैसे ही संकट समाप्त होता है, फ्रैंक अपने बेटे बिली और एनी के साथ फिर से मिल जाता है। वे अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार होते हैं और सैन फ्रांसिस्को जाने की योजना बनाते हैं। हालांकि निक उनके साथ शामिल न होने का फैसला करता है। जैसे ही वे सड़क पार करते हैं, निक चुपचाप भीड़ में गायब हो जाता है। बिली उसे जाते हुए देखता है और दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। वह उसे रुकने और उनके साथ रहने की विनती करता है, लेकिन निक अपना मन बना चुका होता है। वह बिली से कहता है कि अब उसका परिवार उसके साथ है और उसे उनकी देखभाल करनी चाहिए। बिली निराश होकर अपने खिलौना डायनासोर को पुल से नीचे फेंकता है। निक अपने तेज रिफ्लेक्स का उपयोग करते हुए उसे पकड़ लेता है। यह आखिरी बार होता है जब बिली उसे देखता है। बिली भावुक होकर चिल्लाता है, मैं आपको बहुत याद करूंगा, अंकल निक। निक हल्की मुस्कान के साथ अपने रास्ते पर चला जाता है, एक नायक के रूप में जो हमेशा के लिए याद किया जाएगा। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।